हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी 8 वाला। चलिए, जो फरवरी के लास्ट वीक का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। उससे पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूपीएससी 8 वाला को। और उसके साथ ही अगर आपको इस सारे लेक्चरों की जितने वीडियो वगैरह पढ़ाते हैं, इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक होता है करंट अफेयर्स में, उसकी पीपीटी नोट्स वगैरह सारे हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी 8 वाला पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बिल्कुल फ्री रहते हैं, नो कॉस्ट। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करे बिना न भूलें। तो सबसे पहला टॉपिक था इधर ब्राज़ील, जिसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील कहाँ पर स्थित है? तो ब्राज़ील एक दक्षिण अमेरिका का देश है। यह एक इसकी जलवायु कैसी? उपोष्ण कटिबंधीय एवं उष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है इसमें। सबसे ज़्यादा अमेजन वर्षा वन ब्राज़ील में ही पाए जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अमेजन वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। इसकी जो प्रमुख नदियाँ उन्हें देखते हैं, जैसे अमेजन, एकागुआ, सुपराना, जो इसकी प्रमुख नदी हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? पेकोदा नेवलाना। यह ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी है। यह यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन में दे सकता है, जैसे पेकोदा नोवेलाना क्या है, करंट में चर्चा में रहा। तो यह एक चोटी है। ये कहाँ, अब पूछ ले यह कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो ब्राज़ील में स्थित है। कौन सी पहाड़ी पे? तो ये आपको पता ही है, एंडीज पहाड़ी पे 2025 में उसके लोकेशन पे पूछा था। अब बात कर लेते हैं इसके सीमावर्ती देशों की, ब्राज़ील के की। तो इसके सीमावर्ती देशों में स्थित है अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गुयाना। यानी एक दो देशों को छोड़ के, जैसे चिली और एक दो को छोड़ के, जो दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश हैं वो सारे ब्राज़ील से सीमा साझा करते हैं। अब आगे इसकी, इसमें जो कृषि उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा उत्पादन करता है? सोयाबीन, गन्ना और कॉफ़ी उत्पादन में पहले नंबर पे है विश्व में ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है फसलों में? जैसे सोयाबीन हो गया, गन्ना, कॉफ़ी, इनका ये विश्व में प्रथम स्थान रखता है उत्पादन में। अब भारत और इसके बीच अभी जो हाल ही में चर्चा में है, ये किस वजह से कि दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं, जैसे रेयर अर्थ मैग्नेट को लेके, इस्पात एवं खनन उद्योग को लेके, डिजिटल को लेके, और व्यापार विस्तार लक्ष्य, जैसे सन 2030 तक दोनों देशों ने $30 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य रखा है। तो हाल ही में रेयर अर्थ मैग्नेट को, क्योंकि चीन सबसे ज़्यादा प्रभुत्व करता है, तो वो जिस देश के साथ उसके विवाद होता है तो वो सप्लाई रोक देता है। इस वजह से दोनों देश, अब बात कर लेते हैं दोनों देश कौन कौन से बड़े जो समूह हैं ऑर्गेनाइजेशन उनके मेंबर हैं। ब्रिक्स, G20, इब्सा के ये दोनों देश मेंबर हैं। और हाल ही में महिला आरक्षण अधिनियम जो 10 सन 2023 में बिल हमारी पार्लियामेंट ने पारित किया था, वो क्या था? जो जैसे महिलाओं को लोकसभा में और राज्य विधानसभा में 33% सीट आरक्षण देना। क्योंकि अभी बात कही जा रही थी कि वो अगले इलेक्शन से दिया जाएगा। तो जो 27-28 में इलेक्शन होंगे, लग नहीं रहा कि उनमें उनको सीट आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि वो जो नई जनगणना होगी, जो शायद 2027 के आसपास तक हो पाएगी, जो उसकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी, तो उसके बाद जो परिसीमन गठित होगा वो उसमें दिया जाएगा उन्हें। तो ये लगभग इसके इसमें देरी हो रही है, इसलिए ये न्यूज में था। तो ये 2029-30 के आसपास तक दिए जाने की बात है, या अगले इलेक्शन में। अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं? जैसे जो बाहर की कंपनियां होती हैं, वो अपने अलग अलग देशों में सेंटर्स खोलती हैं। तो जैसे पहले भारत से कंपनियां क्या होती थी, जो हाई कैपेसिटी थे, जितने ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले, वो उसी देश में चले जाते थे। अब कंपनियों ने भारत में अपने ब्रांच खोलना शुरू कर दिए हैं, जैसे मैनेजमेंट के और एआई रणनीति जो उनका फाइनेंस संभालता है, तो वो भारत में बैठ के काम कर सकते हैं उस कंपनी के लिए, उसका ब्रांच भारत में होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग, तो ये क्या है? एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में। ये जो संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के चुनाव का पर्यवेक्षण करता है। इसकी संरचना क्या है? ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ये बीच में स्टार्टिंग त्रिसदस्यीय था, फिर इसे बीच में एक सदस्यीय बनाया गया, फिर त्रिसदस्यीय कर दिया गया है। हाल ही स्टेटमेंट आया, क्या निर्वाचन आयोग में त्रिसदस्यीय शुरू से ही है? तो शुरू से नहीं है, बीच में से एक सदस्यीय कर दिया गया था। अब इसके
नियुक्ति की बात कर लेते हैं। तो इसके निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन अन्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो जाए। इनके प्रभुत्व भत्ते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होते हैं। इन्हें हटाने की प्रक्रिया भी उसके समान होती है। इसके काम क्या होते हैं? जैसे राजनीतिक दल हैं, उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राज्य राजनीतिक दल का दर्जा देना, और चुनाव चिन्ह के लेके विवाद को मिलता है। जैसे महाराष्ट्र की शिवसेना और उसको थे एक शिंदे गुट को लेके, तो उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना, चुनाव के बारे में मीडिया को जानकारी देना। अब बात कर लेते हैं प्रहार। प्रहार न्यूज में रहा क्या? प्रहार जो हमारे अभी गृह मंत्रालय ने एक एंटी टेरर पॉलिसी शुरू की है, वो प्रहार है, जो जैसे आतंकवाद के खिलाफ शुरू की है, जिसमें तीनों सेना मिलकर काम करेंगी। बस इतना ही याद करना है इसमें। अब यूरिया क्या है? ये कि हाल ही में केस देखने को मिले थे कि दूध में यूरिया की मिलावट बहुत ज़्यादा पाई गई। उससे कई लोगों की मृत्यु हो गई। आंध्र प्रदेश में 4-5 लोगों की। उसमें ना ये होता है, यूरिया बन जाता है, जिससे किडनी काम करना बंद कर देती है। यानी जो किडनी हमारे वाटर को, दूध वगैरह को, लिक्विड को फिल्टर करती है, जिससे मूत्र वगैरह बनता है, वो बनना बंद हो जाता है। तो उसे अनयूरिया कहते हैं। अब कैड्रोटॉक्सिन टीटीएक्स क्या है? एक अत्यंत शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है, जो कुछ समुद्री जीवों में पाया जाता है, जिसे खाने के बाद लोगों में फूड पॉइजनिंग जैसे लक्षण हो जाते हैं। उसके कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। में चर्चा में रहा शालीमार क्या है? जो शालीमार एक नई गेहूं की प्रजाति खोजी गई है। इसे जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी ने खोजा है। ये प्रजाति क्या है? ये कम समय में पकने वाली प्रजाति है गेहूं की, और इससे उत्पादन ज़्यादा होगा। अब बात कर लेते हैं गेहूं के बारे में। भारत गेहूं के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है। तो पहला कौन है? तो पहला चीन है उत्पादन में। प्रथम स्थान पे चीन है, भारत दूसरा है। 2025 के हिसाब से देखें तो भारत ने 117 से 118 मिलियन टन के आसपास गेहूं का उत्पादन हुआ था, और कुल उत्पादन 24-25 में मिलियन हो गया। पिछले साल 23-24 में एक काफ़ी अधिक हुई। यानी पहले था जो 2023-24 तक जो होता था वो 117-18 के बीच होता, उसके बाद 2024-25 में 113 मिलियन और बढ़ गया। तो ये 357 या 58 के आसपास पहुंच गया है। गेहूं की प्रमुख फसल है भारत में। गेहूं चावल पहली खाई जाने वाली फसल है, दूसरी गेहूं फसल है। उत्पादन में भी चावल तो उत्पादन में पहले नंबर पे आ गए हैं। चीन था पहले। गेहूं कौन से सीजन की फसल है? तो गेहूं रबी सीजन की फसल है। राज्यवार उत्पादन में बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में कितना होता है? 31 से 36 मिलियन टन होता है। यानी परसेंटेज की बात करें तो 30 से 31% सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। मध्य प्रदेश में कितना होता है? मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है इसके उत्पादन में। इसकी हिस्सेदारी 20% है। 23 से 24 मिलियन टन इसका उत्पादन होता है। पंजाब तीसरे नंबर पर आता है। अगला था हेक्सोगोनल अलायंस। ये क्या है? ये IMF कॉरिडोर है, जिसमें 6 कंट्री शामिल हैं, जो मिडिल ईस्ट के लिए, जो चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव काउंटर के लिए बनाया गया है। वही है जो G20 समिट जो 2023 में भारत में हुई थी, उसी में प्रस्ताव इसका रखा गया था। तो हाल ही में चर्चा में रहा कुछ, जैसे ये था E175। क्या है? एक ब्राज़ील की कंपनी का एक रीजनल जेट है, जो 70 से 80 पैसेंजरों को उत्पन्न कर सकता है। जो इसके अब क्या होगा, इसके इसके जो है वहाँ से पार्ट्स वगैरह आके भारत में असेंबल होगा। तो इस वजह से ये न्यूज में था। अगला KC-390 क्या एक एयरक्राफ्ट है, जो आर्मी के सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए सहायक है। ये भी ब्राज़ीली कंपनी का। इसको भी अब वहाँ से पार्ट्स आके असेंबल भारत में किया जाएगा। तो हमें ये नाम याद रखने बस। KC-390 क्या है, और E175, और एक H125 जो फ्रांस का था, वो भी भारत में असेंबल करने की बात की गई है टाटा के उससे। तो ये तीनों क्या है, जेट कंपनी है। तो इसके अलग अलग पर्पज से देखें तो K390 इसके पर्पज से होगा, आर्मी एवं मिलिट्री के पर्पज से, और E175 पैसेंजर के पर्पज से, K125 दोनों के पर्पज से, पैसेंजर के से भी, क्योंकि वो एक हेलीकॉप्टर है जो उच्च ऊंचाई तक उड़ने में। अब बात कर लेते हैं अगला, चेन्नकेश्वर टेम्पल हाल ही में न्यूज में रहा। तो ये इसकी लोकेशन बात करें
तो ये बेल्लूर हसन डिस्ट्रिक्ट में, अगर क्योंकि यूपीएससी आजकल मंदिरों के पास की रिवर वगैरह पूछ रहा है, तो इसकी रिवर की बात करें तो ये क्या है, यागची रिवर, यागची नदी के तट पे है। इनको तो मंदिर कौन सी नदी के तट पे है, तो यागची नदी के तट पे है। इसे किसने बनवाया था, तो ये होयसला डायनेस्टी में बनाता है। कब बनाता है, 1117 ईस्वी में बनाता है। इस किसने बनवाया था, विष्णुवर्धन ने बनवाया था, राजा ने। बात कर लें इसकी स्ट्रक्चर की, तो एक स्टार सिपा में जैसे ये दिख रहा है, तो ये इसकी जो नीचे बेसमेंट टाइप में बनाया जाता है, वो स्टार की तरह अपन डिजाइन किया जाता है। अब है होयसल, जो 10 से 14वीं शताब्दी तक होयसलों ने कर्नाटक पर राज किया था। इन्होंने प्रमुख मंदिर बनवाए कौन कौन से, जैसे लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, लक्ष्मी देवी मंदिर, चीन केशव मंदिर, कोरबंगला मंदिर। जब इन्होंने मंदिर बनाए, किस धर्म, कौन कौन से धर्म से संबंधित थे, वैष्णव, शैव, जैन, शक्ति, महाकाली मंदिर, यानी तीनों धर्म से संबंधित थे। बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थे, बस इतना याद रखना। जो इनके जो वैष्णव के मंदिर हैं, जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, वो हैं चैनकाश्वर मंदिर, जो ऊपर न्यूज में था, और होयसलेश्वरा टेम्पल, और केशवा टेम्पल, ये तीनों हैं। तो ये याद रखना कौन सा किससे, जैसे चैनकाश्वर भगवान विष्णु के लिए है, होलकेश्वर लॉर्ड शिवा के लिए है, भगवान शिव के लिए, और केशवा टेम्पल किसके लिए, ये लॉर्ड कृष्णा के लिए है। और सिम्यू क्या है, हाल ही में न्यूज में आया है, तो एस, यानी ये एक डक की प्रजाति, डक यानी बतख की प्रजाति है, जो कहाँ पे पाई जाती है, नॉर्थर्न यूरोप में और साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है, ये स्वच्छ वाटर में पाई जाती है। बस इतना ही याद रखना। अब इसके साथ ही आगे चलते हैं अपन। हाल ही में टीडी वैक्सीन न्यूज में रहा। टीडी वैक्सीन का एक संयुक्त वैक्सीन है, जो डिप्थीरिया एवं टिटनेस के लिए बनाई गई है। इसे इसे कैसे बनाया है, इसमें शुद्ध डिप्थीरिया टॉक्साइड, टॉक्साइड क्या होता है, एक प्रकार का विष होता है, जो जिसे निष्क्रिय करके इसका उपयोग करके बनाया जाता है। डिप्थीरिया क्या है, एक जीवाणु से होने वाला रोग है, जो व्यक्ति से व्यक्ति के माध्यम से फैलता है, जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम वगैरह होती है। कैसे फैलता है, सामने वाला व्यक्ति सांस सामने ले रहा हो, खांसने छींकने से उस फैलता है। इसके लक्षण होते हैं गले में दर्द, सांस लेने में प्रॉब्लम, हृदय की विफलता। भारत सरकार ने इसके लिए कुछ मिशन चलाए हुए हैं, वो हमें याद रखने हैं, जैसे राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन, इंद्रधनुष, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और कोड ऑफ कंडक्ट क्या, जैसे कोर्ट कोई डिसीजन देता है उसके खिलाफ हम उसके विरुद्ध जाके आवाज़ ज़्यादा उठाते हैं, उसकी नेगेटिव धारणा पहुंचाते हैं, तो वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, यानी वो कुछ सज़ा और फाइन लगा सकता है उसके विरुद्ध, इसलिए उसे कोर्ट ऑफ कंडक्ट। क्योंकि हाल ही में भी एनसीईआरटी ने कुछ सुप्रीम कोर्ट को लेके लिखा हुआ था, विवाद में था, तो वो एनसीईआरटी को जो क्लास 8 की थी उसे बैन कर दिया गया, जितनी कॉपी प्रिंटेज हुई उन सभी को सीज करने का आदेश दिए। तो ये आर्टिकल 129 है, वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, और आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को देता है इसके लिए। हाल ही में अभी हमारी जो मंत्री कैबिनेट मंत्रिपरिषद है, और उसने केरल का नाम केरलम करने का प्रस्ताव पास कर दिया। अब उसके आगे की प्रोसेस होगी, उसे पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाए, तो उसके लिए अनुच्छेद 3 होता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, हाल ही में न्यूज में था, तो ये किसी राज्य के क्षेत्र को सीमा को बढ़ाना, घटाना, किसी राज्य का परिवर्तन करना, किसी राज्य का नाम बदलना, तो ये अनुच्छेद 3 का जब कोई भी अध्यादेश आएगा, तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। फिर संसद में पेश होने के बाद उसे राष्ट्रपति उस अध्यादेश को, जिस राज्य का नाम या सीमा में परिवर्तन हो रहा है, उस उन राज्यों को भेजेंगे, उन राज्यों की राय मांगेंगे। राय के लिए कोई निश्चित सीमा के भीतर भेजता है। जैसे राष्ट्रपति ने जो सीमा निर्धारित कर दी वही है, संविधान में कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं है, उसकी राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, संसद पर बाध्यकारी नहीं है, वो माने या ना माने, बस इतना ही। अब लोना का प्यार क्या है, एक HIV वैक्सीन है, एक दीर्घकालिक प्रभावी दवा है, जिससे HIV रोकथाम के उपयोगी HIV के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाल ही में बिहार में देखे गए, अभी कुछ समय पहले 1 लाख से ज़्यादा केसेस देखे गए। तो ये वैक्सीन हर 6 महीने में एक बार लगाई जाएगी। और कुछ महत्वपूर्ण लाइन, जैसे मांगनियार क्या है, यह एक उत्तर पश्चिम भारत में मुस्लिम समुदाय है, जो लोक संगीत के लिए जाने जाते हैं, बस इतना याद रखना है। ध्रुपद क्या है, ध्रुपद एक पारंपरिक गायन शैली है, जो निम्न गीतकार से संबंधित है। कहाँ पे,
ध्रुव शब्द कहाँ से लिया है? ये सब ध्रुव से लिया गया है, ध्रुव एक तारा है। और जीडीपी की बात कर लेते हैं। जीडीपी क्या है? जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, एक साल में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, सेवाएं जैसे हम सर्विस करते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल का स्टाफ हो गया, तो वो सेवाओं का उत्पादन कर रहा है, तो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है, तो उसे उस देश का मौद्रिक मूल्य कहते हैं, यानी जीडीपी कहा जाता है। तो इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं जोड़ा जाता, केवल अंतिम वस्तुओं के परिणाम को जोड़ा जाता है। अब दो प्रकार से गणना की जाती है। एक तो मौद्रिक जीडीपी, जो उसी वर्ष के आधार की कीमतों पर गणना की जाती है, और एक वास्तविक जीडीपी होती है, जो एक आधार वर्ष की कीमतों पर, जैसे पहले आधार वर्ष 2011-12 थी, अब शायद 23-24 की गई है। वो तो उसी में हाल ही में अनुमान लगाया गया है कि भारत की जीडीपी 7.6% रहने का अनुमान है। इस क्वार्टर ईयर के हिसाब से मापी जाती है, हर 3 महीने में ये कितना अनुमान है कितना नहीं। तो इसमें भारत में जीडीपी गणना सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है, जो भारत सरकार के सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब हाल ही में भी न्यूज में रहा आईएनएस अंजदीप। क्या आईएनएस अंजदीप, जो कल को चेन्नई पोर्ट पर कमीशन किया गया, जिसमें नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी थे। अन्नारा क्लास का एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है ये। इसका निर्माण किसने किया? इसका नाम गार्डनर रिच बिल्डरशिप इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का यूज किया गया है। इसकी मुख्य भूमिका जैसे डॉल्फिन हंटर की तरह काम करेगा, जैसे पानी में दुश्मन की पनडुब्बी वगैरह आई थी, उन्हें अंदर पता लगा के उन्हीं को अंदर नष्ट करने की होता है। इसकी विशेषता क्या है? ये 77 मीटर लंबा है, इसकी अधिकतम गति 25 नॉट्स तक होती है, जो पता लगाने में प्रोफेशनल हाई स्पीड वाटर जेट सिस्टम है। भारतीय नौसेना में सबसे बड़ी ऐसी क्लास है। तो तटीय सुरक्षा मजबूत होगी हमारा, और स्वदेशी, जब स्वदेशी इंडिजिनियस तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। और इसका नाम किस पे रखा गया है? तो इसका नाम एक कर्नाटक के पास जो पहाड़ियाँ हैं, अंजदीप, द्वीप के नाम पे रखा गया है। सॉरी, पहाड़ी नहीं, द्वीप के नाम पे। कर्नाटक के पास द्वीप है अंजदीप, उसके नाम पे रखा है। तो थैंक यू दोस्त, आप कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैसी लगी आप बताएं, और हमारे चैनल को